हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके थे इंट्रोडक्शन, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3 का ऑपोजिट काम। उसमें हमने करा था आईयूपीएसी नेम्स, मतलब आपको फॉर्मूला गिवन था, आपने उससे आईयूपीएसी नेम्स लिखे थे। और आज हम करेंगे, आपको फॉर्मूला गिवन होगा, सॉरी आईयूपीएसी नेम गिवन होगा, आप उससे फॉर्मूला राइट करोगे, मतलब ऑपोजिट। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको फॉर्मूला देंगे और आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए देंगे। वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे कि आप कितना सीखे हो, तो वो इसका ऑपोजिट काम भी दे सकते हैं आपको। होता भी है ऐसा, ज़्यादातर बच्चे इसमें घूम जाते हैं। फॉर्मूला लिखने में वो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अब मैं बताता हूँ वो गलती कहाँ करते हैं। जो उनकी मिस्टेक्स हैं वो दूर कर दूंगा मैं आज। और ज़्यादातर मिस्टेक्स मैं अभी बता देता हूँ कहाँ पे करते हैं। वो काउंटर एन के साथ कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने में वो ही नहीं होता उनसे। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको ऑक्सीडेशन नंबर सही से कैलकुलेट करना नहीं आता। आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख जाओ, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैलकुलेट करना सीख जाओ, तो फिर आप इजीली सब कुछ सीख जाओगे। तो करते हैं, चलो स्टार्ट। जय श्री राम। तो एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं भाई। कुछ कुछ ऐसे भी तो होते हैं महान, जो उठा के सीधा लेक्चर नंबर 4 देखने लगते हैं कि हमें तो आता है। जो सामने दिखा उसे देख लेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा, छोटा छोटा सा ब्रीफली बताता चला जाऊंगा, जिससे कि आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, स्ट्रक्चर्स बना बना के दिखाऊंगा, सारी डेफिनेशन लिख लिख कर दिखाऊंगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं। मैं पहले जो करा चुका, सारी डेफिनेशंस लिख चुका 1 by 1 इजी लैंग्वेज में। इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने खुद बना बना के वो लिखी है। आपको बुक्स में इस तरीके से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ coordination compounds. It is the branch of chemistry which deals with the study of coordination compounds. What are coordination compounds? Those compounds which contain coordination bond. Those compounds which contain coordination bonds. Coordination bond क्या होता है? Electron pair donated by an atom or group of atom. ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है? जैसे मान लो मेरे पास कोई एक एटम है मेरे पास मेटल एटम है M। अब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो भाई कोई एटम ऐसा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, क्योंकि इसने जो डोनेट करा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर करा है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये डिफरेंस है कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बॉन्ड वही बनाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए। जैसे कि NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, H2O ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस 3 टाइप के होते हैं: पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस आर द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन नेट पॉजिटिव चार्ज, जिस पर नेट पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे इसको देखो, इस कॉम्प्लेक्स पे नेट कैसा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है? 3 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। इसे देखो, इस कॉम्प्लेक्स पे नेट कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता राइट में। तो जब नहीं है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? तो डबल सॉल्ट्स
आर द एडिशन कंपाउंड विच आर फाउंड बाय द एडिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स, दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है ये। सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं? व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर सिंपल सॉल्ट इज फॉर्म्ड प्लस वाटर। अब ये सिंपल सॉल्ट कंबाइंड होंगे दो तो वो बना देंगे डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट देखने में कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस की तरह होते हैं, मतलब अगर हम दो सिंपल सॉल्ट का या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्सेस भी बन सकते हैं और डबल सॉल्ट बन सकते हैं, बट दोनों में ये डिफरेंस है। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स आर कंबाइंड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। टू सिंपल सॉल्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। यहां दोनों सिंपल सॉल्ट्स के प्रोपोर्शन इक्विमोलर होगा, और अगर वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं हुआ तो बन जाएंगे तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस। और कॉम्प्लेक्सेस में इक्विमोलर हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि इक्विमोलर ना हो, इट मे बी इक्विमोलर और नॉट, बट इट ऑलवेज इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। अब डिफरेंस क्या क्या होते हैं? पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स कंबाइंड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड व्हेन सिंपल सॉल्ट्स कंबाइंड इन इक्विमोलर और नॉट इक्विमोलर प्रोपोर्शन, मतलब दे मे बी इक्विमोलर और may not be equimolar proportion. They contain ionic bond, they contain coordination bond, they do not show isomerism, they show isomerism. These are stable in solid form but unstable in aqueous solution. These are stable in solid as well as aqueous solution. They lose their identity in aqueous solution, they do not lose their identity in aqueous solution. Central metal atom, तो अब जैसे यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक मेटल एटम ऐसा है जो सबके सेंटर में होगा और सब उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो जो सबके सेंटर में होता है मेटल एटम उसे बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम। अब जैसे इसको देखो K4Fe(CN6), अब यहाँ पे दो मेटल एटम है, एक तो है आयरन और एक है पोटेशियम, बट हमें देखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पोर्शन। अब इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होते लिखा है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये सबके सेंटर में है। ये जितने भी यहाँ पर आयंस है, साइनाइड आयंस, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। सो द मेटल एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम्स। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम को हम कंसिडर करते हैं लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं लुईस बेस। तो लीजेंड्स क्या हो जाएंगे? लीजेंड्स आर लुईस बेस। तो लीजेंड्स क्या है? लीजेंड्स वही है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं हमारे लीजेंड्स। तो यहां पर ये है लीजेंड और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारा काउंटर आयन, ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और सारी की सारी चीजें अंदर इंक्लूडिंग कलेक्टिवली, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, लीजेंड्स, ये सब है हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब आ जाओ नेक्स्ट, यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट वो जिसकी डेंटिसिटी 1 हो। डेंटिसिटी 1 का मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, विच कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 1 डोनर एटम हो जिसके पास, या 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनाए। 3 डेफिनेशन है। यूनिडेंटेट लीजेंड्स आर दोज विच कैन फॉर्म 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कंटेन 1 डोनर एटम और डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तीनों में से कोई सी भी डेफिनेशन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, मतलब 2 डोनर एटम्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर Cl- है, अब ये एक ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है बस। अब Cl- बना कैसे होगा? जैसे मान लो मेरे पास CH3Cl है, अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इसका हेट्रोलाइसिस होगा तो ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट था वो इस क्लोरीन के पास अवेलेबल है। अब ये उसको डोनेट कर सकता है किसी को भी। अब जब ये डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो जाएगा यूनिडेंटेट। डाइडेंटेट वो जिसके पास 2 डोनर एटम हो, जैसे कि En NH2
CH2 CH2 NH2, एक हीरा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक हीरा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों डोनेट करेंगे डाइडेंटेट। पॉलीडेंटेट होता है EDTA, हेक्साडेंटेट है इसके पास 6 एटम्स है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। डेंटिसिटी होती है नंबर ऑफ डोनर एटम्स, तो इसकी डेंटिसिटी 1, इसकी डेंटिसिटी 2, इसकी डेंटिसिटी 6। याद रखना EDTA की डेंटिसिटी होती है 6, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। चिलेटिंग लीजेंड्स, चिलेटिंग लीजेंड्स होते हैं डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लीजेंड्स विच फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल एटम, और ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स, और इसे बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो चिलेटिंग लीजेंड कौन से हैं? डाइडेंटेट, डाइडेंटेट, डाइडेंटेट कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे पूछ ले कोई एक तो ये दे दिया CO NH3 6, और एक ये दे दिया CO EN थ्राइस। अब इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें चिलेटिंग लीजेंड है। चिलेटिंग लीजेंड कौन से है? डाइडेंटेट, EN, OX, EDTA, ये सारे हैं चिलेटिंग लीजेंड। अब अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स को, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। अब जो इंपॉर्टेंस बहुत होती है इनकी चिलेटिंग लीजेंड्स की, जैसे कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं चिलेटिंग लीजेंड्स का, ठीक है, और लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड को सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम चिलेटिंग लीजेंड्स का। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। एम्बिडेंटेड लीजेंड्स, तो एम्बिडेंटेड लीजेंड्स क्या है? इनके पास 2 डोनर एटम है लेकिन एक बार में एक ही डोनेट कर सकता है, जैसे कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब डोनर एटम कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन एक बार में अगर कार्बन ने बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन ने करा लिया तो कार्बन डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यहाँ कोऑर्डिनेशन अलग अलग में, सब में अलग अलग है, देख लेना। याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? डेंटिसिटी से कैलकुलेट करोगे। डेंटिसिटी ध्यान रखना उसका, कोई डाइडेंटेट है और डाइडेंटेट 2 है तो डेंटिसिटी हो जाएगी उसकी 4। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम, लीजेंड्स, उनको कलेक्टिवली बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजों को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये चीजें होती हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। काउंटर आयन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं आयंस, जैसे कि पोटेशियम, क्लोरीन, ये जो इसको बैलेंस करेंगे चार्ज को कॉम्प्लेक्स के, उसे बोलते हैं काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, व्हेन लीजेंड्स form coordination bond with the central metal atom, they arrange in such a way that they form a definite geometry. This is called coordination polyhedron. What is homoleptic and heterolactic complexes? Those complexes which contain only one kind of ligands are called homoleptic complexes, and which contain different kind of ligands are called heteroleptic complexes. अब देखो जैसे ये है K4FeCN6, अब ये होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक है? इसमें एक ही जैसे हैं सारे के सारे, ये होमोलेप्टिक है। इसे देखो PTENCl2, ये होमोलेप्टिक है हेटेरोलेप्टिक? ये हेटेरो है, इसके अंदर 2 है, एक EN और एक Cl2। होमोन्यूक्लियर, द कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम, होमोन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर, द complex which contain more than one central atom, तो more than one। अब किसी में कोबाल्ट भी है, ये 2 कोबाल्ट हैं, 3 कोबाल्ट हैं, ये 2 सिल्वर हैं, 1 कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तो वो पॉलीन्यूक्लियर। अगर एक ही है तो होमोन्यूक्लियर। IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये कल मैं सिखा चुका था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उनको ट्राई करना। अभी 5 मिनट 2 मिनट आपके पास है, फिर मैं उन्हें करके दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो अब आपको करने हैं, कुछ मतलब एक टेस्ट है आपका जो मैंने कल सिखाया है कि अब आप उन्हें सही करें या नहीं करें। तेरे बिन नामुमकिन।
करना गुजारा हो गया अल्लाह दी कसम तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया तेरा हंसना भी जन्नत है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अगर आपने कर लिए हो तो ठीक है, नहीं करे हो तो अब आप कर लो इन्हें। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इनसे टफ पूरे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना इनसे बाहर आएगा, ये मेरी गारंटी है, चैलेंज है। अच्छा एक बात और, जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है, देखो नोट्स है मेरे पास और 1 to 10 फुल मेरे ही नोट्स हैं, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो मेरी क्लास में बच्चों ने बनाए हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके। अब जिसने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं वो एक दिन में 2 दिन में आराम से एक चैप्टर को कवर कर देगा। इस लैंग्वेज में इस तरीके से वो नोट्स लिखे हुए हैं, मैंने लिखवाए हुए हैं। अब ये नोट्स 2 तरीके के हैं। एक तो आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको नीट और जेईई का कंटेंट भी उसके साथ मिलेगा। मतलब 3 तरीके के नोट्स हैं मेरे पास। एक तो बोर्ड के सीबीएसई के, और दूसरे हैं मेरे पास नीट के और जेईई के। 3 तरीके के नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना बस, और वो भी कोचिंग टाइम में। आप बोल सकते हो कि प्लीज प्रोवाइड नोट्स, ठीक है, और आपको रिटर्न में मिल जाएंगी पीडीएफ, और आप उनकी फोटोकॉपी निकलवा लेना। जिसको नीट के चाहिए वो लिख देना कि मुझे नीट के चाहिए, जिसको जेई के चाहिए वो लिख देना जेई के चाहिए, और ये पूरी मिलेंगी आपको, पीडीएफ भी मिलेगी और वर्ड में भी मिलेगी, ठीक है। जो आपको ठीक लगे उसमें कर लेना। अब इसका एक मिनिमम चार्ज रखा हुआ है, आप देख लेना जो आपको। अगर आपको टोटल चाहिए तो 500 रुपीज़ फुल कोर्स के रखे हुए मैंने, बहुत ही कम है। मुझे तो इसको लिखने में 3 साल लगे और उसके बाद टाइप करवा के, प्रिंट करवा के तैयार करने में 4-5 साल लग गए। अब देख लो, कुछ भी नहीं है ये। इस हिसाब से आप ये मान लो अल्टीमेटली मुझे सपोर्ट ही कर रहे हो इस काम को करके, ठीक है। और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के चाहिए तो इसके बहुत ही कम है, 250 रुपीज़ ओनली। और 250 रुपीज़ में आपको जितने भी आप कोचिंग में पर मंथ 1000-1500 रुपये देते हो, मतलब पूरे साल पढ़े होगे तो 10-15 हज़ार रुपये दे दिए होंगे आपने, केवल 250 रुपीज़ में फुल नोट्स मिल जाएंगे। और जिसने कोचिंग भी ना ली हो ना, उसको भी ज़रूरत नहीं है पूरे साल ना पढ़ने की ना कोचिंग करने की, बस नोट्स पढ़ लेना, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो पूरा कंप्लीट ले लो 500 रुपीज़ में, और सिर्फ बोर्ड के ले लो 250 में, ये भी 250 में। ये दोनों सेम ही है, बस इसका थोड़ा सा और अपडेट कर दिया मैंने तो वो जेईई का कंटेंट बन गया। तो जो भी करना है आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। और ये फुल है, चैप्टर वाइज है। हाँ, इसमें थोड़े चैप्टर ज़्यादा हैं और इसमें 10 चैप्टर्स हैं। सीबीएसई वाले में 10 चैप्टर्स हैं और इसमें चैप्टर्स टोटल हैं 16 12th के, ठीक है। और इसमें जो नीट और जेईई वाले, इसमें 11th का भी कंटेंट मिलेगा, इसमें 11th का भी है। चलो करते हैं शुरू। तो देखो बेटा, ये है हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, जिसमें कॉम्प्लेक्स 2 हैं, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो देखो, या तो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगी, ऐसा दिया होगा आपको क्वेश्चन, या दूसरे की, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिख देगा वो उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो जिंक है, और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है 2। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से इस पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके चार्ज से आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो चलो करते हैं इसका नाम पेंटा
एमाइन, पेंटामाइन, इसका नाम है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और इसका नाम है क्रोमियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखनी है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब देखो इसकी मैं मान लेता हूं X, एमाइन की होती है अमोनिया की 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आइसोसाइनेट की होती है, थायोसाइनेट की होती है -1, जिंक की है +2, क्लोराइड की है -4 = 0, X -1 -4 -5 +2 ये आ जाएगी +3, तो क्रोमियम क्या आ गई 3। अब इसका नाम लिखोगे स्पेस देकर, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट। जिंकेट इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है और ये वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो जिंक का जिंकेट, और ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है जिंकेट 2, तो ये इसका नाम है। अब इसमें फिर नहीं दे रखी ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये जो बाहर वाला है ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। अब देखो इससे पता चल जाएगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि ये ही से बैलेंस करेगा, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो इसका नाम हो जाएगा आयरन 3। अब इसका नाम हेक्सा साइनाइडो। अब यहां आयरन नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अंदर वाले की कैसे निकालोगे, तो देखो भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब इस पे 4 है यहां पर, तो इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा होगा 4 नेगेटिव, तो X साइनाइड की होती है -1 × 6 -6 = -4, X = +6 -4 +2, कितने आ गई 2 आंसर। इन दोनों को करो आप, नीचे वालों को। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, इसमें है ना आइसो आएगा, आइसो, क्योंकि NCS है, CNS नहीं है। हाँ अब सही है। पेंटामाइन, आइसोथायोसाइनेटो, क्रोमियम 3, टेट्रा क्लोराइडो, जिंकेट 2, अब सही है, मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है। आयरन 3, हेक्सा साइनाइडो, फेरेट 3, ये भी सही। एक तरीका और है इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, अगर आप चाहो तो 4 × +3 करके +X +3X और -6 3 18 ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी ये तरीके जो मैंने बताया था ये ज़्यादा बेस्ट है, तरीके बहुत है। देखो इसका क्या आ जाएगा बेटा, पोटेशियम टेट्रा, हाइड्रोक्साइड का बन जाएगा हाइड्रोक्साइडो क्योंकि नेगेटिव है ये, जिंक का बन जाएगा जिंकेट। ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का +1 होती है तो 2 × +1 × 2 +2, जिंक के X -1 × 4 -4 = 0, तो ये आ जाएगी 2। जिंक की वैसे 2 ही होती है, मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बट आपके लिए निकाल के दिखा दी। और ये लास्ट 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसका क्या बन जाएगा, डाईएमाइन, इसको अर्जेंटेट नहीं लिखोगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे। सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X 0 -1, तो क्या आ जाएगी 1। और ये जो बाहर वाला हाइड्रोक्साइड है इसको चेंज मत करना, ये हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। अगर ये होता अंदर तो ये बन जाता हाइड्रोक्साइडो, इसका हाइड्रोजन। टेट्रा साइनाइडो, गोल्ड का होता है ओरम, और इसको बोलते हैं हम ओरेट, क्योंकि
ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ओरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसकी, +1 + x -4, +1 + x -4 = 0 +3। तो इस पर चार्ज +3 है, सॉरी प्लस है, तो इससे आ जाएगी +3, ओरेट 3। इसका देख लो भाई। अब देखो यहाँ कोबाल्ट है, क्रोमियम है। वैसे क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल फॉर्म +3 ही होती है, इसने दे भी रखा है क्वेश्चन में। अगर नहीं भी देता तो आप अपने दिमाग से +3 लेते हैं। चलो भाई, हेक्सा, एमाइन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कोबाल्ट के मैं मान लेता हूँ x, एमाइन की होती है 0, इस क्रोमियम की दे रखी है 3, और साइनाइड की होती है -6 = 0, x - 3 = 0, +3 आ गई भाई, कोबाल्ट 3। अब इसका स्पेस देखे, हेक्सा, साइनाइडो, क्रोमेट, मेट लगा रहा हूं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव, बाद में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव, ये पहले आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे इसने 3rd। तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, थोड़े से टफ, बोल लो टफ नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऐसे हैं जो बच्चों को डरा देते हैं, कुछ भी नहीं इनके अंदर, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। चलो भाई करते हैं नेक्स्ट, राइटिंग द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लिखेंगे तो तरीका वही है जो अभी पीछे करा है। पहले कैटायन लिखोगे आप, फिर उसके बाद एनायन लिखोगे, पहले कैटायन एंड देन एनायन, और जितनी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना। उसके बाद लीजेंड्स को लिखे हुए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए लीजेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। और जो कॉम्प्लेक्स में चार्ज है उसको चार्ज को बैलेंस करना है काउंटर आयन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। दिस विल डन बाय द स्टूडेंट्स। करोगे तुम भी, जरूर करोगे, जो नहीं करोगे वो समझ लो मेरी मेहनत सफल हुई। मैं चाहता हूं ना करो, अब मैं सिखाऊंगा ना कैसे करना है। और अगर बहुत सारे उसमें काउंटर है, इफ नो काउंटर है, अगर काउंटर आयन प्रेजेंट ना हो तो चार्ज कॉम्प्लेक्स का लिखना है सुपर स्क्रिप्ट में राइट साइड में। अब देखो मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना हो तो। वैसे आता है, सारी चीज आती है आपको, ऑलरेडी आती है, बस ये थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। चलो भाई करते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे। चलो भाई क्वेश्चंस करेंगे। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, तो हेक्सा 6, हेक्सा का मतलब 6, एमाइन, एमाइन का मतलब NH3, तो NH3 है भैया 6, हो गई बात। कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसका मतलब ये हो गई सेंट्रल मेटल एटम। और ये पहले लिखा हुआ है, पहले हमेशा लिखे जाते हैं लीजेंड, ये है लीजेंड। और लास्ट में ये लिखा हुआ है, ये है काउंटर आयन, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, जब तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले आ गया। तो चलो स्क्वायर ब्रैकेट करो शुरू। सबसे पहले लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, कौन सी है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का O छोटा बनाना है, कभी O बड़ा बना दो। हेक्सा एमाइन, एमाइन बनाने हैं तुम्हें 6, NH3 6, तो ये तो कॉम्प्लेक्स का काम खत्म। बाहर होता है सल्फेट SO4। अभी आंसर नहीं आया है, आंसर कब आएगा। अब इस पूरे पे चार्ज निकालो पहले। तो इसने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है 3, प्लस की 3 लेनी है हमेशा, कभी -3 ले लो, निकले फिर लगेगा थप्पड़ कान पे। +6 × 0, तो कितना चार्ज आ गया कॉम्प्लेक्स पे, तो मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स पे आया +3 चार्ज। सल्फेट पे होता है -2 चार्ज।
अब आप कर देना 2 की मल्टीप्लाई इसमें और 3 की मल्टीप्लाई इसमें, बैलेंस करना है। तो क्रॉस कर दो भाई चार्ज का क्रॉस करोगे तो आंसर इज दिस CONH3 ट्वाइस SO4 थ्राइस, ये आंसर है भाई। और बच्चे करते हैं इसे गलत, मुझे पता है करते हैं, आप भी करोगे, पर करना मत। अब बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं यार, अब भी गलत करोगे, इज्जत का सवाल है मेरी। पोटेशियम के ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट, देखो क्रोमेट 8 लग रहा है मतलब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बाद में, और वैसा भी पोटेशियम पहले आ रहा है तो इसका मतलब काउंटराइन पहले है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। बहुत तरीके हैं समझने के, बहुत ज़्यादा। और ये तरीके कैसे होंगे, जो मैंने ये करा दिए इन्हें बार बार कर लो, और बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाला बोर्ड में। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन हैं, बोर्ड के क्या कहीं भी बाहर नहीं आएगा, कंपटीशन में भी बाहर नहीं आएगा। ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, तो ऑक्सिलेटो होता है C2O4 2-। अब इस पर 2- लगा के नहीं दिखाते, ये खुद ही सोचना होता है तुम्हारे दिमाग में। C2O4 अच्छा, इस पर चार्ज होता है -2, खुद ही सोचना है। ट्राईऑक्सिलेटो हो गया। क्रोमेट क्या होता है, क्रोमियम। तो देखो पोटेशियम, ट्राईऑक्सिलेटो, क्रोमेट। अब इसको करना है बैलेंस। देखो इस पे चार्ज होता है +1 पोटेशियम पे, भाई ये तो तुम्हें देखो याद करना ही पड़ेगा, वैसे भी पता होगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम, तो +1 ही चार्ज होगा। क्रोमियम की दे रखी है ऑक्सीडेशन स्टेटस में 3। C2O4 की होती है -2 और C2O4 है यहाँ पर 3, तो +3, 3 × 2 = 6, क्या चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा -3, तो इस पे +1 है, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करना, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करना, तो आंसर इज दिस K3Cr C2O4 थ्राइस। अब चाहे 1 लिखो यहाँ पे, मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नहीं लिखोगे तो 1 ही माना जाएगा वो। सोडियम आ रहा है मतलब ये कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव है, सोडियम, ठीक है। डाइसाइनाइडो CN ट्वाइस, ओरेट, गोल्ड को बोलते हैं ओरेट। ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे इसकी 1, तो देखो इसकी होगी 1, सोडियम पे चार्ज होता है +1, इसकी होगी 1, साइनाइड की होती है -1, तो +1, 2 × -1 -2, क्या चार्ज आ गया कॉम्प्लेक्स पे -1, इस पे -1, इस पे +1, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ऐसे लिख दो NaAuCN ट्वाइस, ये हो गया इसका आंसर। डाइक्लोराइडो मतलब Cl2। ईथेन 1,2 डाइएमाइन, ईथेन 1,2 डाइएमाइन होता है En ट्वाइस, ठीक है। कोबाल्ट 3 आयन, ये आयन है, देख लो, कोबाल्ट लिखो। अब सेंट्रल मेटल एटम को सबसे पहले लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होने के बाद, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे, अब इसे बैलेंस करो। CO +3 दे रखा है भाई, वो दे रखा है उसने। क्लोराइड की होती है -1 और 2 क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा -2। En की होती है 0 और 2 है ये, तो 2 × 0 0, +3 -2 +1, तो भैया इस पे लिख दो +1 या 1 लिख दो, ओ सॉरी खाली प्लस लिख दो या +1 लिख दो, आपकी मर्जी, प्लस लिखा मिलेगा इसके आंसर में। तो यही आंसर है इसका, क्योंकि इसमें काउंटराइन से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर बन जाएगा। पोटेशियम के पे होता है प्लस। ट्राईऑक्सिलेटो मतलब C2O4 थ्राइस, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। OX थ्राइस, ऑक्सिलेटो को OX लिखते हैं, OX थ्राइस। डाइडेंटेटे क्रोमेट Cr। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी दे रखी है, उससे बैलेंस करो, तो क्रोमेट की +3, ऑक्सी मतलब ऑक्सीलेटो की -2 × 3 -6, कितना आ गया -3। अब -3 +1 क्रॉस कर दो भाई, K3CrOX थ्राइस, ये भी लिख सकते हो आप।
हुन तेरे बिन नामुमकिन। करके देखो इन्हें। करना गुजारा हो गया, अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम, तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया। आइसोमेरिज्म भी करा दूंगा इसके बाद, आइसोमेरिज्म हो जाएगा आज खत्म। अभी तो 30 मिनट है। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो। हो गया, चलो करते हैं। पोटेशियम के टेट्राक्लोराइडो Cl4, दूर बना दिया मैंने ये, Cl4 निकलेट Na, निकलेट। बैलेंस करो भाई, निकल का दे रखा है +2, क्लोरीन का होता है -1 × 4 -4, -2 चार्ज आ गया इस पे, और इस पे होता है प्लस। कर दो भाई बैलेंस। इसका आंसर आएगा K2NiCl4। टेट्रा एमाइन NH3 4 बार, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N को लिखा जाएगा NO2। याद रखना, NO2 भी नाइट्राइटो है, ONO भी नाइट्राइटो है, बट ONO होता है नाइट्राइटो O। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, तो सबसे पहले लिखना है। बच्चे क्या काम करते हैं, उन्हें इतनी तमीज नहीं है, इतने गंदे बच्चे हैं, इतना सिखाने के बाद भी प्लेटिनम को वहां लिखेंगे, कोई बीच में लिख देगा। अरे भाई, अगर ना सिखाया हो तो इंसान सोचे भी कि हाँ भाई सिखाया नहीं है। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। प्लेटिनम बाद में लिखा है तो बाद में टांग दो, लो यहीं लिखेंगे हम तो प्लेटिनम। काटना तो काट ले नंबर, देना है तो दे ले, वह कटेगा ही, मिलेगा कैसे। जिसके भी साथ वो ऑक्सीडेशन नंबर लिखी हो वो सेंट्रल मेटल एटम है, और वो सबसे पहले लिखनी है तुम्हें। अब इसे बैलेंस करो चलो जल्दी से। सल्फेट पे होता है -2, इसको करो बैलेंस। प्लेटिनम की दे रखी है इसने 4, तो 4, NH3 के होते 0, क्लोराइड के होते -1, नाइट्राइट के होते -1, 4 - 2 +2, इसके आ गया चार्ज +2। भाई ये बैलेंस है ऑलरेडी, यही आंसर बन जाएगा इसका। Pt NH3 4 टाइम्स Cl NO2 SO4। आंसर पेंटामाइन NH3 5, नाइट्राइटो O, इसको लिखना पड़ेगा आपको ONO। भाई ये एम्बिडेंटेट लीजेंड है, दोनों के दोनों। एम्बिडेंटेट वो है जिसमें 2 डोनर एटम हो बट बॉन्ड एक ही बने। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है तो नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन कर रहा है तो नाइट्राइटो O। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या हो जाएगा CO, कोबाल्ट में O छोटा बनेगा, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। 3 आयन, तो देखो इसकी 3, इसकी 0, इसकी -1, कितना आ गया +2। लो भैया इसका आंसर ये है, आयन है ना ये। चलो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो इथेन 1,2 डाइअमाइन होता है NH2CH2CH2 NH2, यह है ट्रिस 3 बार। क्रोमियम Cr 3 क्लोराइड, क्लोराइड होता है -1। अब इसको करो बैलेंस। क्रोमियम की 3 दी हुई है, इसकी होती है 0, 0 × 3, तो इस पे चार्ज कैसा आ गया +3। करो भाई बैलेंस। इसका आंसर ये बन जाएगा Cr NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 को शॉर्ट में En भी लिख देते हैं भाई, En। अब इस पे 3 है, इस पे -1 है, Cl3। ठीक है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे
आयरन 3 लिख दिया भाई, आयरन 3। हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 है इसकी, तो 2 -1 इंटू 6 -6 कितना आ गया -4, इस पे चार्ज है -4, इसकी क्रॉस इसमें करो, इसकी क्रॉस इसमें करो, Fe4 FeCN6 थ्राइस, ये है इसका आंसर। हे भगवान तेरी माया। पोटेशियम के हेक्सासाइनाइडो CN6 फेरेट Fe और 2, तो +2 -6 इंटू 1 -1 इंटू 6 -6, तो ये आ गया -4, इसका होता है प्लस, तो आंसर इज K4 FeCN6। टेट्रा कार्बोनाइल, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है 4, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। निकेल Ni 0, अब जब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 है, ठीक है, ना कोई काउंटर आयन है, तो यही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि इसकी 0 है, इसकी 0 है, तो इसके साथ वालों की इसकी भी 0 होगी। अरे एक बात और बताऊं मैं आपको, ये क्वेश्चन आया था अभी एक एग्जाम में, मतलब लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, और उसमें पूछा होता इसी क्वेश्चन में, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni। कितने महान बच्चे हैं, उन्होंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी +4, जबकि वो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उन्होंने इसकी +4 बताई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 इंटू 4 0, इसकी x मानूंगा, इसकी 4, इसकी 0 इक्वल टू में चार्ज 0 है, 0 नहीं आएगी, 4 लिख रहे हैं, डूब मरो, खत्म। न्यू टॉपिक, आइसोमेरिज्म। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से कि बताओ इसमें किस टाइप के आइसोमेरिज्म है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कंपाउंड दिस कॉम्प्लेक्स। तो आइसोमेरिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। या ये शो करे, ये पूछ लेगा इसका सिस आइसोमर बनाओ, इसका ट्रांस आइसोमर बनाओ, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करते हैं चलो स्टार्ट। those compounds which have same molecular formula but different स्ट्रक्चर्स, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। ड्यू टू दिस हैविंग different properties are called isomers। तो वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टी अलग होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगी और इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, तो उन्हें बोलते हैं हम आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये बहुत कॉमन है, पढ़ा भी होगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइसोमेरिज्म को जरूर पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजीशन स्ट्रक्चर के 6 पार्ट पढ़े होंगे, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म
और स्टीरियोमेरिज्म में पढ़ा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो करते हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। तो आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म पढ़नी है हमें। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर classified into 4 category. Number 1, ionization isomerism. Number 2, hydrate or solvate isomerism. Number 3, linkage or bond isomerism. And last one is coordination isomerism. तो बेटा आइसोमेरिज्म क्या है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होती है हमारी दो टाइप की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 4 टाइप्स की होती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये टोटल हो गई हमारी 6 टाइप की आइसोमेरिज्म जो हमें पढ़नी है। चलो भाई करते हैं शुरू। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नंबर 1 कौन सी थी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो बेटा, those compounds या those complexes which have same molecular formula but प्रोड्यूस, जो भी नाम है वही चीज डिफरेंट कर देनी है आपको, बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बोल लो या इन वाटर लिख लो। डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स, and this phenomena is called ionization isomerism। तो क्या होते हैं भाई आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म?
भाई वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट वो आयंस डिफरेंट प्रोड्यूस करेंगे सॉल्यूशन में, वो क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब मैं दो कंपाउंड लिखता हूं, एक तो कंपाउंड ये रहा, हुन तेरे बिन नामुमकिन, CONH3 5Br SO4, और दूसरा ये रहा CONH3 5 SO4 Br। एक ही है। इन दोनों में आप ध्यान से देखो, कुछ आपको सेम भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ डिफरेंट भी दिखाई दे रहा होगा। इसको देखो कोबाल्ट, इन दोनों में कोबाल्ट भी है। NH3 दोनों में 5 है भाई, इन दोनों में 5 NH3 है। इन दोनों में एक Br है, एक Br है, और इन दोनों में एक सल्फेट है। अब जो एटम इसमें है सेम एटम्स इसमें है, मतलब इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, और वो फॉर्मूला है ये CONH3 है 5Br SO4, ये फॉर्मूला है। लेकिन जब इसको मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, और जब इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो आयंस डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे। यहां से जो आयन प्रोड्यूस होगा वो ये प्रोड्यूस होगा CONH3 5, कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होता है, इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बन जाएगा 2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा आयन। मतलब यहां कौन सा प्रोड्यूस हुआ, सल्फेट, और यहां प्रोड्यूस हुआ पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 आयन। अब जब इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये बनेगा CONH3 5 SO4 प्लस इसमें से अलग हो जाएगा। भाई देखो ये जो काउंटर आयन होता है ना, ये ही डिसोशिएट होते हैं बस सॉल्यूशन में। कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल रहता है, कॉम्प्लेक्स अभी आयंस का टेस्ट नहीं देगा, यहां से SO4 2- नहीं निकलेगा कभी भी, क्योंकि स्टेबल होते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस एक्वस सॉल्यूशन में भी। तो तुम्हें बस ये अलग करना है, जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन ही सेपरेट होता है बस। तो इस पे आएगा Br-, तो इस पे आएगा प्लस। यहां जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं वो हुआ है ब्रोमाइड और पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 आयन, ये प्रोड्यूस हुआ है। अब इन दोनों में आपको ध्यान से देखना है क्या सिमिलरिटी है। भाई दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है ये, और दोनों आयंस डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है, यहां ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्सेस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो ये दोनों है आयनाइजेशन आइसोमर्स। इनकी ट्रिक है कि इनमें एक जो यहां पे होता है वो अंदर चला जाएगा और यहां पे जो होता है वो बाहर आ जाएगा। ये ट्रिक है पहचानने की। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, आपको पहचानना है, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, भाई इसका दूसरा आइसोमर्स ये बन जाएगा, NO3 अंदर आ जाएगा, SO4 बाहर, ये बन जाएगा इसका दूसरा आइसोमर्स। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा था। ये 4 आइसोमेरिज्म में चारों की ट्रिक होती है। इसमें देखो ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल है, ना इसमें एम्बिडेंटेड लीजेंड है कोई सा, ये NO3 है और वो भी नाइट्रेट है, नाइट्राइट नहीं है। नाइट्राइट होता तो यही लिंकेज आइसोमेरिज्म का आंसर, इसका आंसर हो जाता ना। यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस है, तो मतलब मैं इनमें डिफरेंस बताता हूं। देखो अब जब चारों पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे सर ने बताया था। दूसरा देखो,
हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमेरिज्म। चलो, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula, but having different water molecules। देखो नाम क्या, हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर। अब जो भी चीज, जो भी नाम हो वही डिफरेंट कर देना है। डिफरेंट वाटर मोलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट H2O इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। Hydrate isomers, and this phenomena is called, phenomena का प्लूरल वर्ड है ये, is called आर कोड बोल सकते हो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब क्वेश्चन आ जाए, बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है इस कंपाउंड में। भाई इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, जिसमें तुम्हें अंदर वाटर दिख जाए ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, आंसर खत्म, बस इतना दिमाग मत लगाना, ठीक है। अब इसका दूसरा आइसोमर्स कैसा बन जाएगा, CrH2O5, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया तो एक बाहर से काउंटर आयन अंदर आना है, क्योंकि 6 ही बनाने हैं तुम्हें इसके, तो बाहर बचेगा Cl2 into H2O। अब देखो एक क्रोमियम इसमें भी है, वाटर मॉलिक्यूल 5 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है 6 है, लेकिन टोटल इसमें 6 ही है, 5 और 1 6, एक Cl और 2 Cl 3 Cl है, 3 Cl है, मतलब फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है। बट यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो H2O है वे है यहाँ पर 6, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो H2O है वो है यहाँ पर 5। तो जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हो, उन्हें बोलते हैं हम हाइड्रेट आइसोमर्स। ये दोनों हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल, टोटल 6 ही हैं, 6 यहाँ है, 5 और एक बाहर है 6, तो ये दोनों है हाइड्रेट आइसोमर्स। अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड, और इसका नाम पता है क्या होगा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड हाइड्रेट। H2O अगर हो तो इसमें लगा देते हैं बाहर हाइड्रेट। चलो इसे नोट करो एक बार जल्दी से। चलो भाई क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। नंबर 3rd ले लेते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म। Those compounds which have same molecular formula but different linkage of ambidentate
ligand with the central metal atom are called linkage isomers. And this phenomena is called linkage isomerism. इसकी ट्रिक ये है कि एम्बिडेंटेड लीजेंड अगर किसी भी कंपाउंड में आ गया तो वहां अपने आप बोलोगे आप लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो किसी में आ रहा है CN, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। किसी में आ रहा है NO2, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा इसमें? लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब एम्बिडेंटेड अगर लीजेंड प्रेजेंट है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो। किसी में है आइसोथायोसाइनेट, कौन सा होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसका होता है थायोसाइनेट। और कौन से होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने वाले? साइनेट, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये अब देखो इसका क्वेश्चन। भाई मेरे पास एक कंपाउंड CO NH3 CN Cl2 और दूसरा है CO NH3 NC Cl2। भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है CN है या NC है। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ 1 2 3 4 5 6 लीजेंड है और इन 6 लीजेंड में NH3 है 5, NH3, यहाँ है CN। मतलब बॉन्ड किससे है? लिंकेज किससे है? सेंट्रल मेटल एटम का, कार्बन से। मतलब यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का जो लिंकेज है, वो किससे है? कार्बन से। अब इसको देखोगे जब आप CO 1 2 3 4 5 6 NH3 और यहां पर जो लिंकेज है सेंट्रल मेटल एटम का वो किससे है? वो है नाइट्रोजन से। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो भाई ये दोनों कंपाउंड है लिंकेज आइसोमर्स। क्यों है लिंकेज आइसोमर्स? सेंट्रल मेटल एटम का जो लिंकेज है एम्बिडेंटेड लीजेंड से वो अलग अलग है दोनों में, तो ये क्या है? लिंकेज आइसोमर्स। क्वेश्चन नहीं, चलो क्वेश्चन ही ले लेता हूं। बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? लिंकेज। इसमें है नाइट्रो, मतलब नाइट्रो NO2, नाइट्राइटो N, और इसका दूसरा आइसोमर्स क्या बन जाएगा? अगर आपसे कहे इसका दूसरा आइसोमर बना, ONO लगा देना बस। लो भाई ये बन गया इसका दूसरा आइसोमर्स, खत्म। चलो फोर्थ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। Those compounds which have same molecular formula but exchange of ligands takes place between the central metal atom
and this are called coordination isomers, and this phenomena is called coordination isomerism. Coordination isomerism. नोट, ये आइसोमेरिज्म वही शो करेंगे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हो. दिस आइसोमेरिज्म will show by those complexes which contain both cation and anion, in which both cation and anion are complex. अब देखो भाई, Cr NH3 6 CO CN 6. अब इसमें देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है. आंसर इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. क्यों है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? भाई इसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. अब इसका दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा? अगर आपसे कहे भाई इसका आइसोमर बना के दिखाओ, इसका आइसोमर कैसे बनाओगे? भाई लीजेंड का एक्सचेंज कर देना सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ये बन जाएगा कोबाल्ट NH3 6. अब उस वाली लीजेंड के साथ कौन चला जाएगा? क्रोमियम CN6. ये बन गया इसका आइसोमर्स, है ना? बहुत इजी, बहुत इजी है. दूसरा बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? AgNH3 ट्वाइस, AgCN ट्वाइस. इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म. ठीक है ना? तो जिसमें डिफरेंट अभी मैंने बनाया था एक, इस पर 2 नेगेटिव तो इस पर 2 पॉजिटिव. हाँ, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? तो भाई इसमें होगी लिंक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. क्यों होगी? इसमें कैटायन ये भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन ये भी कॉम्प्लेक्स है. कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन कॉम्प्लेक्स है. जिसमें दोनों जगह कॉम्प्लेक्स हो, कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, वहां कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो आई होप अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से. ये वो शो करेगा जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, वो वाली आइसोमेरिज्म. तो अब देखो ट्रिक क्या हुई. ट्रिक ये है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसमें होगी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जिसमें आयंस डिफरेंट होंगे, डिफरेंट आयंस. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किसमें होगी? जिसमें डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स. लिंकेज आइसोमेरिज्म किसमें होगी? जिसमें एम्बिडेंटेट लीजेंड प्रेजेंट हो. एम्बिडेंटेट लीजेंड
जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं बट एक ही बॉन्ड बनाते हैं एक बार में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किस में होगी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसमें होगी जिसमें कैटायन एंड एनायन दोनों ही क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। अब बताओ, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे कौन सी आइसोमेरिज्म किसमें? अगर दोनों कॉम्प्लेक्स दिखाई दे कोऑर्डिनेशन बोल देना, एम्बिडेंटेड दिख जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिंकेज बोल देना, वाटर मॉलिक्यूल दिख जाए हाइड्रेट बोल देना, और इन तीनों में से कोई सा ना दिखे आइसोमेरिज्म आयनाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये कल की क्लास में करेंगे। और कल 2 टॉपिक और करेंगे, वर्नर थ्योरी, और कोशिश करूंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी खत्म करने की। और मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बहुत ही ज़्यादा मैंने जो बताए थे आपको स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने अभी तक पढ़ाई अच्छे से ना करी हो 250 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, ये मानो कि आप मुझे सपोर्ट ही कर रहे हो जिससे कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी काम को करना। मेहनत के लिए तो मैं कुछ मांग ही नहीं रहा, लेकिन जो सेटअप बनाया हुआ है ना इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और शेयर कर देना यार वीडियो को। वैसे खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कल अपना वो देखा था एनालिटिक्स, उसमें दिखा रहे थे मेरे 1000 शेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे ज़्यादा ही होंगे, 1K लिखा हुआ आया था, वो जब तक 2K नहीं होते तो 1K ही दिखाता है, ठीक है। और व्यूज़ तो 1 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों के लिए। टाटा बाय बाय।